नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो उनमें से जो फर्स्ट कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो बेसिकली बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर दो चीज़ों को याद रखना कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिस्टिंग जब हुआ था दुगना से भी ज़्यादा रिटर्न दिया एक दिन में। और उसके बाद देखिए लगातार लगातार गिरते चले जा रहे हैं। अगर मैं चार्ट को एक बार आपके सामने ओपन करूँ तो देखिए जब लिस्टिंग हुआ था तब इसका प्राइस था 150 रुपीज़। उसके बाद कंपनी हाई कहाँ तक किए, कंपनी का हाई किया 188 के आसपास। तो कंपनी का बेसिकली कंपनी 75 रुपीज़ का प्राइस बैंड था, 75 रुपीज़ के आसपास। तो सोचिए 75 से कंपनी लिस्टिंग होकर कहाँ तक जा चुके थे, 188। तो मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास रिटर्न दिया लिस्टिंग होने के बाद। तो अभी लिस्टिंग होने के बाद तो रिटर्न तो दिया, उसके बाद लगातार गिर क्यों जा रहा है? तो देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी कंपनी हो, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कि उसका लिस्टिंग है अगर अच्छा हुआ तो वो प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ही। क्योंकि जो लोग बाई करके रखे थे, सोचिए मैंने मेरे मान के चलिए मुझे तो आईपीओ नहीं मिला। अगर मुझे आईपीओ मिल जाते, मान के चलिए मैंने आईपीओ खरीदारी कर लेते, अगर मुझे आईपीओ मिल जाता तो मेरे आईपीओ खरीदारी कब कहाँ पे होता, 75 to 80 रुपीज़ के आसपास। और आईपीओ लिस्टिंग कहाँ पे हुआ, मान के चलिए 150 के आसपास। तो 150 से कहाँ तक जा चुके हैं, 188 के आसपास। तो क्या मैं 80 रुपीज़ में खरीदने के बाद 188 रुपीज़ मिल रहा है, क्या मैं यहाँ पे चुपचाप बैठे रहूंगा? मैं तो ऑब्वियसली मेरे क्वांटिटी को सेलिंग करूंगा, मेरे क्वांटिटी को बेचूंगा। तो जब बेचूंगा तो मैं जब बेचूंगा बाकी लोगों भी तो बेचेंगे ना। तो एक भारी भरकम सेलिंग होगा। ये सेलिंग कौन कर रहा है? क्या ये सेलिंग पब्लिक कर रहा है? देखिए पब्लिक भी तो कुछ सेलिंग कर रहा है, बाकी बड़े बड़े इन्वेस्टर को फायदा मिला यहाँ से। बड़े बड़े इन्वेस्टर जो आईपीओ उसको मिला था उस हिसाब से इस आईपीओ के माध्यम से उसको फायदा मिला। और वो अभी क्या कर रहा है, माल बेच रहा है। ये जो माल बेच रहा है ये कहाँ से पता चलेगा, ध्यान से देखना कि जब बाइंग हुआ था हाई वॉल्यूम के साथ और जब सेलिंग हो रहा है तो उसका सेलिंग वॉल्यूम कम होता चला जा रहा है। मतलब सेलिंग प्रेशर जो है वो एक बहुत स्ट्रांगली प्रेशर देखने को मिला। और यही स्ट्रांगली प्रेशराइज के कारण कंपनी के ऊपर लगातार गिरावट का माहौल देखने को मिला है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर क्या कोई नेगेटिव बात है, क्या कंपनी कुछ नेगेटिव इशू है जिसके चलते है गिरता जा रहा है? बिल्कुल नहीं। कंपनी के ऊपर तो स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ, फिर भी चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर देखिए लास्ट प्रीवियस ईयर्स से अगर देखूँ तो हर क्वार्टर्स में कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ते चले गए। कोई भी एक क्वार्टर्स में ऐसे नहीं दिखेगा कि कंपनी रेवेन्यूज में कोई भी खराबी है। उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट को भी देखेंगे तो देखिए प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ था पिछले क्वार्टर्स में, उसको फिर से वो रिकवरी कर दिया। 380 करोड़ से उसका रिकवरी करके 483 करोड़ बन चुके हैं। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे सेल्स एंड प्रॉफिट को देखने को मिला, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। बाकी एक चीज़ और भी नोटिस करना कि कंपनीज के ऊपर जो मतलब व्यू है, डेटा है, उसके अकॉर्डिंग में बजाज हाउसिंग फाइनेंस के मैं एक बार मार्केट शेयर को देखूँ तो ओवरऑल इस कंपनी का मार्केट शेयर कितना, हाउसिंग लोन के ऊपर 1.44%। मतलब यहाँ पे कुछ खास कंपनी के ऊपर परसेंटेज वाइज मार्केट शेयर नहीं है हाथ में, तो यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए था। तीसरी तीसरी बात, कंपनी के ऊपर देखिए जो जो बिजनेस के ऊपर कंपनी लोन दे रहा है, किसके ऊपर, बैंक बोरिंग्स के ऊपर, साथ ही साथ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के ऊपर, साथ ही साथ नेशनल हाउसिंग बैंक्स के ऊपर, उसके बाद कंज्यूमर पेपर्स के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से बोरिंग्स कंपनी ब्रेकअप कर रहा है और टोटल ऑल ओवर इंडिया में कंपनी काम कर रहा है। तो अभी कंपनीज के ऊपर फिलहाल की हालत क्या है, तो फिलहाल की जो हालत है तो मैं जरूर कहूँगा अगर कंपनी लो करे तो कहाँ तक पहुँच सकते हैं, जिसका ओपनिंग प्राइस था 149 के आसपास, उस लेवल को वो टच करने के लिए एक बार जरूर आएगा। यहाँ से अगर फिर से कोई रेड ग्रीन कैंडल दिखे तो सोच लेना यहाँ से वो बाउंस बैक करने का कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई इस कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं है। बहुत दिनों से मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स भी कर रहा था, तो इसलिए मैं एक अपडेट में आपके साथ रख चुका हूँ। इस अपडेट को जरूर स्टडी पर्पस में लेना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इरिडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो इरिडा के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, जो अपडेट सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप खुद ही देख सकते हैं, इरिडा गेट्स नोट फॉर 4500 करोड़, मतलब 4500 करोड़ फंडिंग उठाना चाहते हैं। और वो भी किसके माध्यम से, क्यूआईपी के माध्यम से, भाया क्यूआईपी, क्वालिटी इन्वेस्टर जो पोर्टफोलियो है उसके माध्यम से वो पैसा उठाना चाहते हैं। गवर्नमेंट टू डेल्यूट आप 7% इक्विटीज, तो मतलब 7% इक्विटी बेचने के लिए तैयार है। और उसके लिए 4500 करोड़ वो मार्केट से उठाने वाले हैं।
तो बेसिकली इरिडा एक अच्छा खासा यहाँ पे अपडेट दिया है। इस अपडेट के चलते है कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ भी आने वाला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इरिडा के ऊपर फंडिंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि फंडिंग का ज़रूरत है, मैं मुझे कुछ इस तरीके से जगह पे देखने को मिला। अब अगर कंपनी के कर्जे के बारे में बात करूँ तो देखिए, कंपनी का कर्जा 18,000 करोड़ था 2019 में, वो बढ़ते-बढ़ते कितना बना 50,000 करोड़। तो जितना फंडिंग खुद के पास रहेंगे, उतना ही वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे पाएगा, और जितना लोन देंगे उस लोन से उसका अर्निंग होता है, उस लोन से ही उसका इंटरेस्ट मिलता है, उसी इंटरेस्ट कंपनी को प्रॉफिट दिलाता है। तो ओवरऑल एक के साथ एक जुड़े हुए हैं। तो उसके अगेंस्ट में मैं जरूर कहूँगा कंपनी के ऊपर एक ग्रोथेबल सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर चीज़ों को अगर बताया जाए तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। जैसे पब्लिक के पास 22% के आसपास, सॉरी 21% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। बाकी देखिए एफएस भी खुद की क्वांटिटी को एडिंग कर रहा है, और बाकी डीएस के पास उतना क्वांटिटी नहीं है। बाकी एफएस अच्छा खासा क्वांटिटी को एडिंग कर रहा है। तो कुछ गुड पॉइंट्स है, जिस पॉइंट्स कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। और बाकी देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर दो चीज़ों को आपको नोटिस करना होगा। कंपनी के सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर लगातार जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर कंपनी लगातार भागते चले गए, और अभी इस जगह पे, एक जगह पे कंपनी रुक चुके हैं। देखिए रुक चुके हैं मतलब क्या है, ध्यान से देखना। कंपनी जब कोई भी लंबा जर्नी कर रहा है, मतलब कोई भी एक अच्छा खासा जर्नी हो रहा है, उसके बाद एक करेक्शन, फिर से जर्नी, फिर से करेक्शन। अभी देखिए फिर से यहाँ से धीरे धीरे करके फिर से जर्नी हुआ, फिर से करेक्शन। मतलब क्या है, मतलब ये है कि कंपनी लगातार इस तरीके से कुछ प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, और वहां से कंपनी फिर से बाउंस बैक करने का कोशिश करे। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे व्यू क्या मिला, बेस्ट तरीके से व्यू कुछ इस तरीके से मिले। पहले क्या बना, एक दो तीन, तीन के दिन यहाँ पे बाइंग कैंडल मिले, जो कैंडल के बेसिस में बात करूँ तो कैंडल के बेसिस में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जब भी इस नीचे लेवल को टच करता तब मैं एंटी लेता। तो एंटी कहाँ पे बने, तो बेसिकली यहाँ पे मुझे टच होता हुआ देखने को मिले, और इस जगह पे मेरा एंटी बने। तो मैं एंटी जो लेवल बना है 232 के आसपास, इस एंटी लेवल से अगर मैं टॉप तक देखूँ तो इसका लेवल निकल कर रहा है करीबन 305 रुपीज़ के आसपास। तो बेस्ट तरीके से एंटी पॉइंट और एग्जिट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुआ, उसके अगेंस्ट में कंपनी अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे कर सकते हैं। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि बेसिकली जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसके अगेंस्ट में मैं बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस बन सकते हैं। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है इस कंपनी के ऊपर, आपका व्यू क्या है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो चलो अभी नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। देखिए ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड बेसिकली इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहा है। इस कंपनी के जो स्कूटर कंपनी बेच रहा है, इलेक्ट्रिक स्कूटर जो बेच रहा है, उसके ऊपर बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं। चलो मैं उसके ऊपर एक बार चर्चा भी कर लेता हूँ, और भी आपको क्लियर व्यू देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक फ्रांस न्यू टीम, जो न्यू टीम है टू मतलब टैकल्स 80,000 सर्विसेज कंप्लेंट पर मंथ। देखिए पर मंथ अगर कोई भी कंपनी को 80,000 से भी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रहा है, तो सोचिए सर्विसेज का कंप्लेंट्स आ रहा है, तो सोचिए कंपनी का सर्विसेज कितना बेकार है। देखिए मैं कोई किसी भी कंपनी को बेकार नहीं कर रहा हूँ। आपको कस्टमर जो प्रोडक्ट आपने बेचे हैं, उस प्रोडक्ट का अगर सर्विसेज टाइम टू टाइम नहीं दे रहा है, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर गड़बड़ी है, तो कस्टमर एक नेगेटिव रिव्यू देगा। और देखिए प्रोडक्ट कहाँ किस तरीके से मार्केटिंग होते हैं, मैं कोई प्रोडक्ट को खरीदारी किया हूँ, अगर उसका फीडबैक मुझे अच्छा लगे तो मैं मेरे दोस्त को, मेरे रिश्तेदार को भी बताऊंगा कि हाँ मैंने जो प्रोडक्ट खरीदारी किया हूँ इस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो अगर मैं उसको रिव्यू ये दे रहा हूँ कि ये कंपनी बेकार है, कंपनी का प्रोडक्ट ठीक नहीं है, सर्विसेज ठीक नहीं है, तो वो भी क्या इस गाड़ी को खरीदारी करेंगे, बिल्कुल नहीं ना। तो ये कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसको सोचना चाहिए, क्योंकि यही कंपनी को बर्बाद कर सकता है। क्योंकि अगर कंपनी का डेटा ऑफ व्यू के हिसाब से बात करूँ तो 80,000 के आसपास इसका जो सर्विसेज है, उस सर्विसेज अगर देखा जाए तो इस 80,000 सर्विसेज कंप्लेन आने के कारण कंपनी के ऊपर और भी प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। शायद मुझे इसीलिए लग रहा है कि कंपनी के ऊपर लगातार करेक्शन होता हुआ देखने को मिले, क्योंकि कंपनी देखिए पहले तो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, फिर भी आईपीओ में एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिले। आईपीओ लिस्टिंग होने के बाद भी एक जर्नी देखने को मिला। तो बहुत सारे लोग उछल रहे थे कि चलो बेस्ट कंपनी है। मैं पहले भी आपको डिस्कशन कर चुका हूँ कि मुझे इस कंपनी का परफॉर्मेंस अभी ठीक ठाक नहीं लगा। मान लेता हूँ हर कोई स्टार्टअप प्रॉफिटेबल नहीं होता, क्योंकि स्टार्टअप का जो बिजनेस होता है, जैसे जोमेटो, जोमेटो भी पहले लॉस मेकिंग था, आज प्रॉफिट में आया। तो ये भी लोग कह सकते हैं कि ओला भी फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकता है। हाँ ये बात सही है। फिर भी देखिए जोमेटो का विजन एक ही था, ये फूड डिलीवरी के ऊपर। मगर ओला के जो बिजनेस है वो अलग अलग डाइवर्सिफाइड किया जा रहा है। जैसे
वो कार्स में भी घुस रहे हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स में घुस रहे हैं और भी दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर घुस रहे हैं। तो देखिए जो कंपनी एक प्रोजेक्ट के ऊपर अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं लेके आ पाए और वो अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो उसमें तो एक दिक्कत आने का चांसेस है। तो इसीलिए मैं इस ओला के ऊपर थोड़ा सा मतलब नेगेटिव व्यू के हिसाब से देखता हूँ। कंपनी बेकार नहीं है। देखिए आज अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचते हैं वो है ओला। तो ओला सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर को बेचते हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो कंपनी गाड़ी बेचेंगे तो उसका कंप्लेंट भी ज़्यादा तो आएगा। तो उसको सर्विसेज अगर ठीक ठाक कर दे, अगर कस्टमर का रिव्यूज़ ठीक ठाक मिल जाए तो फिर से ओला खड़ा खड़ा हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी काम करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं चीज़ों को देखूँ तो ओला के जो डेटा है अब तो सेल्स बहुत स्ट्रांग लगेगा। ये बात तो सही है कि सेल्स हो रहा है। अगर प्रॉफिट को देखूँ तो देखिए बुरी तरीके से लॉसेस हो रहा है। 260 करोड़, 416 करोड़, 340 करोड़, मतलब हाई लेवल का यहाँ पे लॉसेस देखने को मिला। जो प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ जो है वो बुरी तरीके से यहाँ पे खराब हो चुके हैं। मेरे हिसाब से जिस तरीके से सिचुएशन बनी उस सिचुएशन के बेसिस में मुझे थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर इसी कारण की वजह से वीकनेस हूँ, और बाकी इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए कोई काम नहीं करना चाहता हूँ। तो आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो एक 238 करोड़ की कंपनी है, तो कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द, देखिए बोनस एंड स्प्लिट कंपनी अगस्त मंथ में दिया था, तो फिर से कंपनी एक बार स्प्लिट करने वाला है 1:2 रेशियो का, मतलब हर एक के बदले कंपनी फिर से एक बार 2 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए। थैंक यू।